हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 29 जुलाई 2020। तो गाइस आज है 29 जुलाई 2020 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइस इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। ठीक है, एज यू कैन सी आप देखोगे तो नीचे यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स मिल जाते हैं। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैं भी आपको बताता हूँ। स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू यूपीएससी डेली आपको द हिंदू एनालिसिस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। उसके बाद डेली आपको द हिंदू की पीडीएफ मिल जाती है जो न्यूज़पेपर होता है। साथ ही साथ डिजिटल नोट्स मिलते हैं। डिजिटल नोट्स यानी कि जितने भी करंट अफेयर्स होता है उसका स्टैटिक पोर्शन जो होता है, बैकग्राउंड होता है, वो आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर्स से लिंक कर सकें। साथ ही साथ एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। डेली आंसर राइटिंग मिलती है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर काम हो रहा है और साथ ही साथ फ्री गाइडेंस के लिए आप यहाँ पर दीपक यादव IAS अकेडमी को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है दीपक_10004, नीचे डैश है तो आप यहाँ पर ये जो है फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं सारे लेटेस्ट अपडेशन के लिए। तो गाइज जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, एक छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। एक छोटा सा क्लिक करना है रेड कलर के बटन को, तो आप एक रेड कलर के बटन को एक छोटा सा क्लिक करके वहीं बैठे बैठे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आते हैं सबसे पहले पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे ये वाला आर्टिकल देख रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे आर्टिकल है क्या इसके बारे में मैं बता दूं। चाइना ने क्या बोला है, जो डिसंगेजमेंट है ज्यादातर प्लेसेस पे, शुरू से ही बात हो रही है डिसंगेजमेंट की, तो ज्यादातर प्लेसेस पे जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। बट जो और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसमें पेज नंबर 1 पर है। सबसे पहले आर्टिकल है हमारा ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है समझ लो, क्योंकि टाइगर्स की से रिलेटेड की बार क्वेश्चन जरूर आना है क्योंकि काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखोगे एट 2967 टाइगर्स, इंडिया कैपेसिटी एट पीक, जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। कल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना, कि कल भी जो हमने चीजें कवर करी थी जहां पर कौन से नेशनल पार्क था। जल्दी से आप, जो हमने कल नेशनल पार्क कवर किया था, जल्दी से आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप अच्छी तरीके से एनालिसिस सुन रहे हो और अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जरूर बताओगे। ठीक है, तो फिर चलो आज हम देखते हैं यहाँ पर किस किस चीज़ों की बात हो रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले अभी हम देखें, एक डिटेल सर्वे हुआ है जो कि रिलीज हुआ है ट्यूसडे में, जिसने रिवील करा जो इंडिया के टाइगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अभी आप देखोगे जो नियरली 17 से जो 50 रिजर्व्स हैं वहाँ पर जो है टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि आपको नहीं दिख रही होगी, जो है यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क इन भोपाल। एक टाइगर है पन्ना जिसका नेम है, यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर कौन से नेशनल पार्क में, वन विहार नेशनल पार्क इन भोपाल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके बारे में सर्च किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। तो चलो इसके बारे में कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन इसका मैंने सारा दे दिया है, आप यहाँ पर आके कवर कर सकते हैं। तो आप देखोगे ये जो वन विहार नेशनल पार्क है हमारा GS 3 में आएगा, GS पेपर 3 में इंक्लूड होगा। टॉपिक कौन सा आएगा GS 3 में, कंजर्वेशन। ये यूपीएससी की तरफ से टॉपिक दिया गया है, इसमें हमें इंटरलिंक करना पड़ेगा जो भी हमें करंट अफेयर्स होंगे। तो टॉपिक है हमारा वन विहार नेशनल पार्क। अब यहाँ पर देखोगे लोकेटेड है भोपाल, यानी मध्य प्रदेश में यहाँ पे लोकेटेड है। सिचुएटेड है नेक्स्ट टू द फेमस अपर लेक ऑफ भोपाल, यानी कि भोपाल की जो ये अपर लेक है उससे अगली ही तरफ यहाँ पर वो लोकेटेड है, जिसे हम लोग बड़ा तालाब भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इट हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनल पार्क, यानी कि इसका एक अलग ही चीज़ है, एक अलग ही तरीका है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किस किस चीज़ का है, ये तो एक नेशनल पार्क तो कहलाता ही कहलाता है, ये नेशनल पार्क है, साथ ही साथ एक जू भी है, एक रेस्क्यू सेंटर भी है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, और एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी है। तो आप याद रखना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये खाली नेशनल पार्क नहीं है, एक नेशनल पार्क के साथ साथ एक जू भी है, रेस्क्यू सेंटर भी है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, साथ ही साथ एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी है। ओके, नाउ अब यहाँ पर इट इज़ द ओनली प्लेस इन सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेस्क्यू सेंटर है यहाँ पर। ठीक है, रेस्क्यू सेंटर है, नंबर ऑफ लॉयंस और टाइगर्स को रेस्क्यू करा जाता है सर्कसेस से। ठीक है, सर्कसेस वगैरह में जो लॉयंस टाइगर्स होता है वहाँ से लाके से सबको रेस्क्यू करा जाता है और यहाँ पर इस नेशनल पार्क में रख दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप बात करें तो इट इज़ ऑल्सो एज डेजिग्नेटेड कोऑर्डिनेटिंग जू एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। अभी हमने बात करा कि
नेशनल पार्क ही नहीं है खाली, एक जू भी है, रेस्क्यू सेंटर भी है, साथ ही साथ एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी है। तो फिर उसकी हमने बात कर ली, जिसमें यहाँ पर आप देखोगे ब्रीडिंग किसकी हो रही है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर किसके लिए है, सबसे मेनली यहाँ पर हार्ड ग्राउंड बारासिंगा के लिए, जो स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा बारासिंगा है वो स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का। और साथ ही साथ दो स्पीशीज हुए हैं जिप्स वल्चर्स की, ठीक है, तो इनकी भी यहाँ पर ब्रीडिंग करी जाती है ना। यहाँ पर एक नेचुरल हैबिटेट है, काफ़ी सारे यहाँ पे हर्बीवोरस और कार्निवोरस जो है एनिमल्स रहते हैं। अब हर्बीवोरस कार्निवोरस कौन सा होता है, बच्चों वाला सवाल है, जल्दी से आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स रहते हैं, जैसे यहाँ पर टाइगर हो गए, व्हाइट टाइगर, लेपर्ड, हैना और स्लोथन बेयर, यहाँ पर चीताल, सांबार, ब्लैक बक, ब्लू बुल, और उसके बाद यहाँ पे चौसिंगा, कॉमन लंगूर, रेसस मंकी और पॉर्क्यूपाइन। यहाँ पे सारे एनिमल्स मिलते हैं हमें, हर्बीवोरस कार्निवोरस दोनों टाइप के। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू वन विहार नेशनल पार्क, नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, तो सबसे पहले अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसकी लोकेशन और दिखा देता हूँ, क्योंकि लोकेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। चलो फिर मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ अर्थ के ऊपर डायरेक्टली, क्योंकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्वालिटी वाली मिलने वाली हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो वन विहार नेशनल पार्क लेके चलो हमें, आ गए, बस उतर गए। चलो ये है हमारा वन विहार नेशनल पार्क, आप देख सकते हैं ये भोपाल में हमारा लोकेटेड है। आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली यहाँ पर समझाई जाएंगी, ताकि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकें और एक बेस्ट एनालिसिस यहाँ पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी जाएगी, ठीक है। अभी आपको मैं पूरी की पूरी लोकेशन दिखाऊँ इंडिया में, तो यहाँ पर है ये हमारा वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। चलो फिर अभी हमने बात कर ली इसकी, अब चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। चलो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, नेशनल पार्क भी कवर कर लिया, इसकी लोकेशन भी देख ली, और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं वहाँ पे, हर्बीवोरस कार्निवोरस पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है और यहाँ पर किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। चलो हमने इसके बारे में कवर किया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है जो लर्वे है मील्स में, इसने जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनकी भूख वगैरह को मार दिया है। अब यहाँ पर क्या बात है, ये जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो कोरोना वायरस के चलते समय यहाँ पर अभी जो ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उसका रिगार्डिंग आर्टिकल है कि उन्हें जो फूड वगैरह मिला है वो पुअर क्वालिटी का, बहुत गलत क्वालिटी का, बहुत गंदी क्वालिटी का यहाँ पे फूड मिला है, खाना मिला है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसी लर्वाए मिला है। लर्वाए क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह ऊपर ही तैरते हुए मिले हैं। और यहाँ पर ये फूड कुछ खाया है डॉक्टर ने, कुछ लोगों ने, और उनका क्या हुआ है, उनकी बुरी हालत है, उनकी एपेटाइट वगैरह और साथ ही साथ स्लीप, नींद भी उड़ चुकी है और भूख भी नहीं है उन्हें। तो मैं अभी आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पर लर्वा एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे बायोलॉजी के एस्पेक्ट से। तो सबसे पहले हम बात करें लर्वाई की, ये एक इंसेक्ट है एट द स्टेज जब यहाँ पर क्या होता है, कम आउट ऑफ एन एग से जब ये बाहर आता है, तो बिल्कुल जब उसका अंडा होता है, अंडे से जब एकदम बाहर निकल के आता है एक इंसेक्ट, तो वो कहलाता है हमारा लर्वा। और शॉर्ट फैट होता है, ठीक है, शॉर्ट फैट, सॉफ्ट बॉडी होती है, सॉफ्ट सी बॉडी होती है, उससे लेग्स नहीं होते, और लेग्स नहीं होते तो फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारे लर्वा है। पिक्चर भी लगा दी है ताकि आप क्लियरली, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख कर भी इसको विजुअलाइज कर सकें। नाउ अब यहाँ पर आप देखोगे व्हेन दे हैच फ्रॉम एग्स, जब ये एग से निकल के आते हैं तो फ्ली लर्वाए लुक लाइक टाइनी वॉर्म्स, ठीक है, आप देख सकते हो, सही बात है, वॉर्म्स की तरह लग रहे हैं, छोटे छोटे, और 2 to 5 मिलीमीटर लॉन्ग लगते हैं। एज अ वाइटिश बॉडी होती है या फिर पेल कलर्ड हेयर्स होते हैं, वाइटिश बॉडी या फिर इसके पीली कलर के यहाँ पे हेयर होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में। चलो इसके बारे में कवर किया, नाउ चलते हैं आगे। इसकी वजह से यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है लर्वाई की वजह से। आगे चलते हैं, पेज नंबर 3 पे भी हमारे लिए कोई आर्टिकल नहीं है, पेज नंबर 4 पे भी हमारे लिए कोई आर्टिकल नहीं है, पेज नंबर 5 पे भी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। प्लीज, मैं यहाँ पर प्लीज कह रहा हूँ, तो आपको लोगों को सबको बताना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आप लोगों को सबको बताना है, भले आप पिछली वाली चीज़ें जो पूछी हैं वो ना बताएं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जरूर सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो फिर आगे चलते हैं, पेज नंबर 6 पे आते हैं। एडिटोरियल होता है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, खासकर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। बट यहाँ पर जो अदर पेजेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कवर करेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन मैं आज लिखना भूल गया हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। आंसर जो है, आंसर राइटिंग आप इस आर्टिकल के ऊपर लिख सकते हैं कि जो पब्लिक सिस्टम है हमारा वो कैसा है, ठीक है, मतलब पब्लिक सिस्टम की बात हो क्या रही है। हम लोगों को जो पेंडेमिक के चलते समय, कोविड-19 के चलते समय हम लोगों को क्या पब्लिक अप्रोच क्या रखनी चाहिए,
अब ये पब्लिक अप्रोच है नहीं, अपनी पब्लिक मत समझना, यहाँ पे कुछ और अप्रोच है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो फिर अभी वाला आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहले अडॉप्टिंग अ पब्लिक सिस्टम अप्रोच टू कोविड-19, इसके रिगार्डिंग बात हो रही है कि यहाँ पर एक अच्छा स्टेप हो सकता है, तो आप इसके बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया हूँ किसी वजह से। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो ये प्रोग्रेस है कोविड-19 की, आप देखोगे इंडिया में काफ़ी तेज़ी से फैलती भी जा रही है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैल रहा है, और अभी सिचुएशन संभलने में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इन्फेक्टेड एरिया हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है हमारे इन्फेक्टेड पर्सनस हैं। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा वेल्दी स्टेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अमीर स्टेट्स हैं, इनके पास काफ़ी पैसा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पैसा किसी काम में आने का नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ काम में आने का है वो क्या है, हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स जो है अगर उसके अवेलेबल कराओगे देन यू विल बी एबल टू टैकल द प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर अगर हम पब्लिक गुड्स होंगे हमारे पास तो ही हम यहाँ पर सिस्टम से लड़ सकेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक गुड्स के पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि यहाँ पर आप देखोगे एक तो क्लीन और सैनिटाइज पब्लिक स्पेसेस, यानी कि साफ सुथरी जगह हो, मेड पॉसिबल बाय डिप्लॉइंग अ सोसाइटीज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड। ठीक है, यानी कि एक पब्लिक गुड का एग्जांपल आप एक ओवरव्यू देखो तो एक क्लीन सैनिटाइज प्लेस हो गई, साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एकदम साफ सुथरी जगह हुई, ठीक है, और साफ सुथरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हुए, तो यहाँ पर ये हमारे एक पब्लिक गुड होता है। अगर हम इसकी तरफ स्टेप उठाते हैं साफ सफाई की तरफ तो यहाँ पर एक हमारे लिए एक अच्छा स्टेप हो जाता है। साथ ही साथ दूसरा अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट आइसोलेशन हो गया, आइसोलेट करना, साथ ही साथ क्वारंटीन करना जितने भी इन्फेक्टेड पर्सनस हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, ये भी हमारा पब्लिक गुड में ही आएगा। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरा स्टेप ये उठा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बोथ केसेस देखें, जो मेंबर्स हैं सोसाइटी में बेनिफिट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक गुड, जितने भी हमने पब्लिक गुड अभी डिस्कस करे इन्हें काफ़ी इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है हमारे पर्सनस को, ठीक है, जिनकी यहाँ पर हेल्थ वगैरह को अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। चलो फिर और आगे क्या चीज़ है, जो ये फीचर है दैट इट डज नॉट एक्सक्लूड मेक्स इट अनलाइकली दैट अ प्राइवेट सेक्टर मोटिवेटेड एज इट प्रॉफिट विल सप्लाई द नेसेसरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन सफिशिएंट क्वांटिटी एट प्राइस अफोर्डेबल टू ऑल। यानी कि और दूसरा काम क्या है, अब दूसरा काम यह है कि क्या कर सकते हैं, एक नेसेसरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सप्लाई कर सकते हैं एक अच्छी क्वांटिटी में, साथ ही साथ एक अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कि ऐसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर दें कि जो दूसरा वाला है वो उसके पास इतना पैसा हो कि वो आराम से खरीद सके, एक अफोर्डेबल हो, साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे पब्लिकली प्रोवाइडेड हो ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से हम लोग कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो थोड़े बहुत हम उससे लड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और आउटकम की बात हो रही है, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा आउटकम। चलो देखते हैं यही बात हो रही है क्या। अब हेल्थ आउटकम जो है वो रिजल्ट है किस चीज़ का, जितने भी हमारे जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ जो हेल्थ पर्सनल है, डॉक्टर्स वगैरह एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट है हमारा हेल्थ आउटकम। अब बात करें लेटर, ये मैनिफेस्टेड हुआ मेनली इन द विलिंगनेस ऑफ द पब्लिक टू कोऑपरेट विद द ड्राइव अगेंस्ट द डिजीज बाय यूजिंग मास्क, अडॉप्टिंग सोशल डिस्टेंसिंग इन पब्लिक। यानी कि एक दूसरा स्टेप हम क्या उठा सकते हैं, दूसरा स्टेप उठा सकते हैं मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को डिजीज से बचा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम काफ़ी बार हमने कवर भी किया है जितने भी आर्टिकल आए कि एक मास्क, एक छोटा सा मास्क काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन कर रहा है वो। अभी हमने कितने सारे आर्टिकल्स कवर किए, एक संडे में कितना बेहतरीन आर्टिकल कवर किया था कि जो हमारे एक बार्बर की शॉप है वहाँ पर क्या हुआ था कि बार्बर ने कम से कम 139 क्लाइंट्स को जो है, अपने 139 क्लाइंट्स को वो यहाँ पर किसी के बाल काट दिए, किसी के फेशियल हेयर ट्रिम कर चुका था, बट वो जब उसकी टेस्टिंग हुई तो वो कोविड पॉजिटिव था, लेकिन क्या हुआ कि वो मास्क लगा रखा था उसने। इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मास्क का। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखोगे जो हमारे स्टेट्स हैं, गोवा और केरला काफ़ी अच्छी तरीके से टैकल कर चुका है, गोवा केरला काफ़ी आगे निकल चुका है, और यहाँ पे काफ़ी अब कम है इन्फेक्टेड केसेस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी तरीके से निपट चुका है। बट जो हमारा महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये लोग इस चीज़ को नहीं देख के चल रहे कि पब्लिक गुड्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए। अब चलते हैं इनफ दो, जो मच मोर रिसर्च इज नीडेड टू एस्टेब्लिश द रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अभी और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत है हमें लोगों को। और अभी हम बात करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र और गुजरात की, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा
नहीं है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये लोग केस जो यहाँ पे केसेस हैं, कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेप उठाना पड़ेगा गोवा और केरला की तरह। गोवा और केरला ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपना निपटाया है सारी चीज़ों को। हाउएवर इट इज़ लाइकली यहाँ पर दैट देयर वीकर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लेफ्ट देम लेसली रेजिलिएंट टू द एपिडेमिक। यानी कि कमज़ोर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने का नहीं है। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे जो वेल्थ है, वेल्थ यहाँ पे इज़ नॉट ऑलवेज हेल्थ, यानी कि हमेशा पैसा ही खुशी नहीं है। खुशी अपने आप ढूंढनी पड़ेगी भाई, क्या पैसा ही हमेशा हमारी हेल्थ नहीं है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग बात हो रही है कि जो पब्लिक कैपिटल्स होंगी, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। पब्लिक कैपिटल्स यहाँ पर चाहिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जनरेट करना पड़ेगा ताकि हम इस कोविड-19 की सिचुएशन से लड़ सकें। बहुत ईजी है आर्टिकल, मतलब समझता हुआ आ गया एकदम। ठीक है, ये फालतू की चीज़ें हम कवर नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। यानी कि आर्टिकल बहुत ईजी है, सिर्फ पॉइंट्स यहाँ पर आप निकालो, इन पॉइंट्स को छाट छाट के यहाँ पे पॉइंट्स का आंसर बना के रखो अपना। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स और भी कवर किए हैं कि यहाँ पे कोविड-19 से कैसे लड़ा जाए, कोविड-19 से कैसे लड़ा जाए। जब से कोरोना वायरस चल रहा है तब से हम यही चीज़ें कवर कर रहे हैं, है ना। तो आप ये पॉइंट्स निकाल के रख सकते हो। अब उसके बारे में हम बात करें आगे, पुअर यूटिलाइजेशन। अब हमारे पास चीज़ें हैं तो हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत भी है, अगर है तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं है तो उसको लाना पड़ेगा। यहाँ मैटर करता है कि हाँ, क्या चीज़ मैटर करती है, हाउ यू यूज़। यानी कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, यह मैटर नहीं करता, बट आप किस तरीके से जो है उसे यूज़ करते हो, यहाँ पर वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी राइट नाउ जो इंडिया का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ जो रिस्पॉन्सिवनेस है, शुड बी द प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका सबसे पहला स्टेप, प्रायोरिटी होनी चाहिए यहाँ पर अभी इंडिया के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, पब्लिक सिस्टम के ऊपर। पब्लिक सिस्टम क्या क्या है, पब्लिक सिस्टम अप्रोच हमने अभी कवर करा। जो हमारी सैनिटाइजिंग हो गई, क्लीनर एरियाज हो गए, मास्क लगाना कंपलसरी हो जाए, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, पब्लिक सिस्टम में आ गए। तो ये आर्टिकल हमने कवर किया। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आप इसके ऊपर अब आंसर राइटिंग कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आर्टिकल कवर करते हैं। अभी आरआईसी है क्या, बेसिकली आरआईसी का मतलब है रशिया, इंडिया और चाइना का, तीनों का ट्राइलेटरल रिलेशंस। अभी इन तीनों को कवर करेंगे। इसका स्टैटिक पोर्शन मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखा है, वहाँ से। एक ट्रायंगल दैट इज स्टिल इंपॉर्टेंट, एक ट्रायंगल है, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है चाइना और इंडिया के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। और तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है कि अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सही भी हो सकती है। यानी कि जो इंपॉर्टेंस है अभी आरआईसी का, वो अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है, कि जो इसका इंपॉर्टेंस है अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये नहीं समझ सकते कि हाँ आरआईसी जो हमारा रशिया, इंडिया और चाइना के रिलेशंस हैं वो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, हम ऐसा थोड़ी ना समझ सकते हैं। अभी हम बात करें लिंक्स इन द ग्रुपिंग। हैविंग नोट दिस, रशिया इंडिया चाइना एंगेजमेंट स्टिल हैज सिग्निफिकेंस। यानी कि इन तीनों के जो रिलेशंस हैं उसमें अभी भी कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं। अब ऑनगोइंग बात करें, इंडिया, ईरान, रशिया, यानी कि जो इंडिया है, ईरान, रशिया, साथ ही साथ इंडिया, चाइना, अभी इनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे, इंडिया, ईरान, रशिया की बात करें IIR की, तो इनके बीच में सी रोड लिंक, साथ ही साथ यहाँ पर सी रोड रेल, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करा जा रहा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जा रही है कि जो प्रोजेक्ट्स वगैरह काम कर रहे जा रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे, इंडिया का प्रोजेक्ट जो कहाँ पे चल रहा है, ईरान में चल रहा है, चाबार वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इन आपस में चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिलेशंस एकदम थोड़ी ना खराब हो जाएंगे इनके। तो अब बायलेटरल आर्म्स की बात करें, इंडिया, रशिया, चाइना ट्रायंगल के विल ऑल्सो भी रिमेन इंपॉर्टेंट। यानी कि अब बायलेटरल रिलेशंस हैं किन किन के, इंडिया, रशिया, चाइना ट्रायंगल, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले टाइम में भी काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब बिल्कुल हम रिलेशन ख़त्म कर देंगे। अगर हम बात करें एक्सेस टू रशिया अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज टू एनहेंस आर मटेरियल सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ विच हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय कोविड-19। यानी कि अब सबसे बड़ी बात आप देखो, ऐसा नहीं है कि पहले इनके बीच में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। जितनी भी हमारी कंट्रीज इनके बीच में पहले तो डेवलपमेंट हुआ होगा, कुछ तो कुछ प्रोजेक्ट वगैरह तो हुए होंगे, है ना। तो अब बात क्या हो रही है कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हमारे लिए जो इन दो के शुड एक्सेलरेट आर एफर्ट्स। यानी कि जो एफर्ट्स हैं एक दूसरे को जो लिंक करने के लिए रिलेशंस को, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं। जो हमारे रीसेंट डेवलपमेंट्स, यानी कि जो अभी तक हमने पहले डेवलपमेंट्स करे हैं, अब जब से कोविड-19 आया तब से तो कोई चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प कर सकते हैं। तो अभी हम बात क्या हो रही है कि एक तो हमारा यूएस है, यूएस की वजह से हम पीछे हट जाते हैं। ठीक है,
अब सबसे बड़ी बात करें, जो करंट अभी इंडिया चाइना की पोजीशन चल रही है, इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया को यहाँ पे कर देता है ये मजबूर कि इंडिया अपने रिलेशनशिप बढ़ाए, फास्ट ट्रैक रिलेशनशिप बढ़ाए यूएस से, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर बात करें हम लोग कि अभी सिचुएशन क्या बनानी है, सिचुएशन ऐसी नहीं बनानी कि हाँ कोल्ड वॉर हो जाए, ठीक है। कोल्ड वॉर माइंडसेट से लेके नहीं चलना है हम लोग को, सिचुएशन ऐसी बना के चलनी है कि हाँ भाई कुछ ना हो और ऐसी चीज़ें जो हैं वो टैकल आउट हो जाएं, क्योंकि वॉर के बाद सिचुएशन जो आती है वो सबसे बदतर सिचुएशन होती है, कंट्री की बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब जो कोविड-19 ये ट्रिगर कर सकता है, एक दूसरा चेंज ला सकता है कोविड-19। अब यहाँ पर क्या चेंज ला सकता है वो उसके बाद ही पता चलेगा, किस चीज़ के बाद, जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। अभी नवंबर में इलेक्शन है, अब इलेक्शन होने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बन के आती है, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है अभी तो समझ लो ख़राब है। अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल में कुछ कुछ ही चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर क्यों हमें मेंटेन करके चलना है, ठीक है, मेंटेन करके इसलिए चलना है, कुछ हमने डेवलपमेंट्स करे हैं और आगे भी यहाँ पर अभी कुछ इंपॉर्टेंस बचे हैं उनके, बस ये चीज़ याद रखनी है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड तो जान ले, क्वेश्चन जो बनना है वो आरआईसी के बैकग्राउंड से बनना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम देखें आरआईसी के बारे में, तो क्वेश्चन जो बनना है इसके बैकग्राउंड से बनना है, देन यू शुड हैव टू कवर द बैकग्राउंड, द स्टैटिक पोर्शन ऑफ द आर्टिकल। अभी हम देखें इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये टॉपिक आएगा आपका GS2 में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा। ये एक ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है, सही बात है। आरआईसी हमारी ट्राइलेटरल 3 कंट्रीज हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, जो कि साल में मिलती हैं, ठीक है, साल में एक बार मिलती हैं सिंस 2002 से ऐसी मिलती भी आई हैं। आरआईसी एक स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है, फर्स्ट लुक शेप इन द लेट 1990s में यहाँ पर पहली बार ऐसा देखा गया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, येवगेनी प्रेमाकोव। उसके बाद यहाँ पे एक रशियन पॉलिटिशियन थे, उनके अंडर में यहाँ पे सारी चीज़ें करी गई। अब ये जो ग्रुप था ये फाउंड करा गया किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ एंडिंग इट्स सब्जर्वेंट फॉरेन पॉलिसीज गाइडेड बाय द यूएसए एंड रिन्यूइंग ओल्ड टाइज विद इंडिया एंड फॉस्टरिंग द न्यू डिस्कवर्ड फ्रेंडशिप विद चाइना। यानी कि यूएसए को हटाकर यहाँ पर क्या करा जाए, जो यूएसए की पॉलिसीज वगैरह उन्हें हटाकर बाकी कंट्रीज से बढ़ाने के लिए, यहाँ पर रिलेशंस बढ़ाने के लिए लाया गया। साथ साथ टुगेदर जो आरआईसी कंट्रीज हैं, यहाँ पर आप देखोगे 19% ऑफ द ग्लोबल लैंडमास कवर करती हैं, यानी कि यही 3 कंट्री अकेली, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड 19% ग्लोबल मास कवर करती हैं, साथ ही साथ कंट्रीब्यूट करती हैं 33% ग्लोबल जीडीपी, यानी कि जो हमारी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी है उसमें 33% ये कंट्रीब्यूट करती हैं। आरआईसी की समिट की बात करें, ये क्यों करी जाती है, अब सबसे पहली बात यहाँ पर क्यों करी जाती है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अब यहाँ पर जो डिस्कशन होता है, इस मीटिंग का फोकस करा जाता है रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर, इश्यूज कौन कौन से हो रहे हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, साथ ही साथ जो टेरर एफर्ट्स हैं उनको, उनसे कैसे काउंटर करा जाए, और भी जैसे कि हमारे मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, इन सारी की चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह करी जाती हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे मैंने हेडिंग्स के फॉर्म में डाल रखा है, इंटरनेशनल एंड रीजनल पीस के लिए यहाँ पर करी जाती है कि हाँ इंटरनेशनल रीजनल पीस बनी रहे, टेररिज्म को कैसे अटैक करें, टेररिज्म को कैसे काउंटर करें, आर्म्स रेस से यहाँ पर रिलेटेड जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर जो है वो टैकल आउट करी जाती हैं। अब ज़रूरत क्या है हमें इस ट्राइलेटरल रिलेशन की, अब जो ट्राइलेटरल रिलेशन है, मीट न्यू दिल्लीज अटेम्प्ट टू ओवरकम चैलेंजेस इन टाइज विद मॉस्को एंड बीजिंग। अब यहाँ पे जो रिलेशंस है, ये रिलेशन क्या कर सकता है, चैलेंजेस जो है वो ओवरकम कर सकता है, किसके साथ, बीजिंग्स के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उनको ओवरकम कर सकता है। अभी जो ओरिजिनल कंसेप्शन है इस फ्रेमवर्क का वॉज रिस्पॉन्स टू अ वेरी डिफरेंट ग्लोबल एनवायरमेंट। अभी यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मिलकर चैलेंज को ओवरकम करेंगे, बट यहाँ पे अभी ओरिजिनली देखोगे आप तो काफ़ी ज़्यादा बदतर यहाँ पर सिचुएशन है यार, है ना, कि अभी ओरिजिनली सही बात है कि यहाँ पे अभी कोई सिचुएशन बनी रही है, कहाँ से इनके रिलेशन तो बिल्कुल ही ख़राब चल रहे हैं। तो गाइस जल्दी जल्दी कवर करते हैं, अभी हमने काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है आर्टिकल में डिटेल में समझाने। मैंने सोचा था आज मैं आपको मतलब स्लोली समझाऊंगा और कोशिश करूंगा और अच्छी तरीके से आपके माइंड में जो है आर्टिकल बैठ जाए। चलो फिर आज पे आते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। अब इस वाले आर्टिकल को देखते हैं, मीटिंग चाइना इंट्रांसिजेंस विद एयर पावर। अब यहाँ पर जो एयर पावर की में अपनी जो हमारी एयरफोर्स है, एयरफोर्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या आ रहे हैं, राफेल आ रहे हैं, ठीक है, राफेल एयरक्राफ्ट्स को मंगाया जा रहा है फ्रांस से। तो अब यहाँ पर है क्या सिस्टम, क्यों मंगाया जा रहा है,
सबको पता है जो हमारा चाइना से रिलेशन खराब चल रहा है, क्योंकि चाइना से कभी भरोसा नहीं कराया जा सकता कि वो वापस कभी भी अटैक कर सकता है। अगर डिसंगेज हो रहा है, लेकिन कभी भी उसका भरोसा नहीं करा जा सकता, क्योंकि ऐसे पास्ट में ऐसे ही पहले भी हुआ है। जब 1962 में वॉर हुआ था तो चाइना एक बार ऐसे पीछे हट गया था, लेकिन उसने बाद में वॉर कर दिया था, ठीक है, बाद में ऐसा कर दिया, हमला कर दिया था, तो हम उसका भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही साथ इंडिया का एम्बिशन देखें, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये बताती है कि जो इंडिया है, इंडिया काफ़ी ज़्यादा पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है हर चीज़ में। उसकी एनुअल रिपोर्ट देखोगे 2002 से 2003 की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। 2012 से 2013 देखोगे आप, तो इंडिया का साइज जो है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो हैं, ये सारी चीज़ें, जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, नेबरहुड है, यानी कि इंडिया ने अपने आसपास की कंट्रियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बना रखे हैं, हालांकि अभी खराब है है ना। चलो फिर, हालांकि अभी तो अच्छे हैं नहीं इतने, लेकिन हैं बाकी कंट्री से तो अच्छे हैं, है ना। तो फिर अभी हम 2018 और 19 की बात करें तो यहाँ पे इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप कर चुका है। तो अभी बात ये हो रही है कि तो इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, ये नहीं है कि यहाँ पर इंडिया पीछे पछाड़ जाएगा। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो चाइना के कभी भी हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग राफेल मंगा रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मिलिट्री को अपनी स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर हम बात करें इन एनी प्रेजेंट डे जो वॉर है, यहाँ पर अभी आज के टाइम पे कोई भी वॉर होती है, जो सबसे डोमिनेट करेगा, यानी कि जो रूल करता है, वो हमारा एयर ही है। तो एयर हमारा एक सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, तो इसी वजह से हम लोग भी स्टेप उठा रहे हैं कि एयर हम लोग राफेल मंगा रहे हैं। अब सबसे पहले 3 ऑप्शंस हैं, ये 3 ऑप्शंस याद रखना कि क्यों मंगा रहे हैं हम लोग। जो फॉरवर्ड पोस्टर अडॉप्टेड बाय आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, अब यहाँ पे देखोगे क्यों मंगा रहे हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। पूरे आर्टिकल में पता है, जितने ये आर्टिकल लिखा है ये सब बकवास है, सच्ची, आप पढ़ के देखो सब बकवास है, लेकिन यहाँ पर अभी 3 ऑप्शंस क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिकल के लास्ट में निचोड़ है इसका। पहली चीज, हम लोग क्यों प्रिवेंट वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, अगर वॉर अगर हम लोगों के अंदर जितनी भी क्षमता है, हम उस तरीके पूरी क्षमता लगाकर कि वॉर ना हो, वॉर को प्रिवेंट करें, क्योंकि वॉर जो है वो खतरनाक होती है। हर एक आर्टिकल में आप डिस्कस करोगे तो वॉर ना ही हो, यही चीज़ यहाँ पर अपने सबकी सजेशन है, ठीक है। तो प्रिवेंट करने के लिए वॉर को, साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप यह है हम कि अगर यहाँ पर अगर ऐसा होता है, हम लोग अगर वॉर में आते हैं तो अपनी विक्ट्री लेकर ही रहें। साथ ही साथ नेक्स्ट जो है, हम अगर ये वॉर जो है वो टालती है, आगे के लिए टाली जाती है, तो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, उस टाइम में अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसकी अपना समझ लो मिलिट्री सिस्टम बढ़ाओ, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से निपट पाएँ आगे अगर सिस्टम आती है तो। अब यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को ये बताना है, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि कैसे, हाउ द एलिफेंट रिस्पॉन्ड्स टू द ड्रैगन, समझ में आया, यानी कि हाथी कैसे ड्रैगन से लड़ता है, यानी कि हाथी इंडिया कैसे चाइना से लड़ता है, पूरी कंट्री इसके इंतजार में है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस। साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या है, माइग्रेंट क्राइसिस है, माइग्रेंट वर्कर्स को लेके, जैसे हमारे इंडिया में है। अब यहाँ पर पेटिशन एक्सपोजेस द प्रिकॉरियस कंडीशंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, यानी माइग्रेंट वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ कौन सी हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ वो है हमारे लिए, ना कि हम अभी और चीज़ें कवर करें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसके बारे में डाला है। अब सबसे पहले हम इसके बारे में कवर करते हैं। तो गल्फ, यहाँ पर जीसीसी मेंबर स्टेट्स कौन कौन से, अब यहाँ पर देखोगे हमारा कतर हो गया, सऊदी अरेबिया, बहरान, कुवैत, ओमान और यूएई, हमारे जीसीसी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिंदास तरीके से नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूंगा। ये हमारा GS2 में आएगा टॉपिक, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी। यहाँ पे देखोगे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है कंट्रीज का, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला में। साथ ही साथ ये एस्टेब्लिश कराया गया था 1981 में, ताकि हम लोग चीज़ें कौन कौन सी चीज़ों को देख सकें, सोशो इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और कल्चरल कोऑपरेशंस को और बढ़ावा दे सकें। साथ ही साथ मेंबर्स कौन कौन है, हम मेंबर्स हमने कवर कर ही लिए, और उनकी लोकेशन भी देख ली। तो जीसीसी के बारे में कवर कर लिया। अब जीसीसी में काफ़ी खस्ता हालत है माइग्रेंट वर्कर्स की। अभी हम बात करें साउथ एशियन गल्फ माइग्रेशन की। अब साउथ एशियन में, साउथ एशियन का नाम आया, तो मैं साउथ एशियन कंट्रीज़ भी दिखा देता हूँ, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हमारी, हो गया हमारा पाकिस्तान, हो गया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। श्रीलंका की हालत खासकर अभी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है, और ये जो यहाँ पर ये जो हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं, गल्फ हैं यहाँ पर 15 मिलियन जो हैं, आप देखोगे साउथ एशियन अकाउंट फॉर नियरली 15 मिलियन इन द गल्फ, यानी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं नियरली 15 मिलियन है गल्फ में, और काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी जीडीपी को। तो इन्हीं को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, खाने को नहीं मिल पा रहा, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं,
पेंडेमिक की वजह से शटडाउन है सारी कंपनीज, बॉर्डर्स बंद हैं, क्या करें बेचारे, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसे ही मर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे इनिशियल डेज की बात करें, जो लॉकडाउन हुआ था तो केरला गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी गई थी कि वो मेडिसिन वगैरह भेजे, बट यहाँ पर क्योंकि मेडिसिन वगैरह नहीं मिल पा रही है वहाँ पर, और अभी फ्लाइट्स वगैरह भी बंद हैं, तो कैसे कुछ करा जाए यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को। नाउ जो 1000 वर्कर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स हैं, वो रिटर्न कर रहे हैं, सब एक दूसरे से अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सिचुएशन बन के नहीं आ रही है। और आप अभी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि हमारी जीसीसी में भी जो एक यहाँ पर हमारे गल्फ काउंसिल कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। अब जो नीड क्या है हम लोगों को, एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, एक बहुत अच्छी तरीके से, एक बहुत बड़ा हम लोगों को मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। कंट्री का जो मैनेजमेंट है, कंट्री को अच्छी तरीके से मैनेज करके चलना पड़ेगा। नो साउथ एशियन कंट्री, नो साउथ एशियन कंट्री, ध्यान से सुनना, एक्सेप्ट श्रीलंका हैज एन एडुकेट माइग्रेशन पॉलिसी, यानी कि साउथ एशियन कंट्री कौन कौन सी अभी मैंने बताया, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान और ये सब हो गए, है ना। इन सबके पास बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्या, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ पर माइग्रेशन पॉलिसी की, माइग्रेशन जो हमारे वर्कर्स लेबर्स वगैरह हैं उनको अच्छी तरीके से कैसे रखा जाए, ठीक है, कोई पॉलिसी वगैरह नहीं है। बट श्रीलंका में काफ़ी अच्छी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो उसी के रिगार्डिंग बात हो रही है कि उसके स्टेप उठाएं और अपना आगे आकर ये मूव उठाकर और क्या करें, इन चीज़ों से निपटा जाए। चलो आगे चलते हैं, पेज नंबर 8 पे कौन सा आर्टिकल है, एनआईए के बारे में आज कवर करेंगे। काफ़ी दिन हो गए कवर करे हुए आप लोगों से पूछते पूछते, बट डिटेल में हम लोग कुछ कवर करेंगे एनआईए के बारे में, क्योंकि आपको कवर कराना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एक स्टेट एजेंसी है जो कि एस्टेब्लिश करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो टेररिज्म है, आतंक है, उसको कॉम्बैट करा जाए, उससे लड़ा जाए इंडिया में। और ये बॉडी आई कब, जब यहाँ पर आपको याद होगा मुंबई में 2008 में ताज होटल पे अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद इस बॉडी को बनाया गया। और ये बॉडी अपना एक मोस्ट वांटेड लिस्ट बना के चलती है। इसके सबसे मेन चीज़ है ब्रांचेस कहाँ पर है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसके कुछ ब्रांचेस भी हैं, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में इसके कुछ ब्रांचेस हैं। अभी एनआईए के बारे में देखोगे, फॉर्म कब हुई थी, 2009 में फॉर्म हुई थी। तो ये सारी चीजें हो गई, फ्लैग वगैरह, लोगो वगैरह, सब कुछ देख लो, सब कुछ ठीक है, कोई चीज मत छोड़ो। चलो आगे चलते हैं हम लोग, फिर आगे पेज नंबर 10 पे आते हैं। पेज नंबर 10 पे क्या आर्टिकल है, ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट हो सकता है। ये वाला आर्टिकल क्या है कि वर्किंग विद इंडिया टू मेक क्लीन पावर एक्सेसिबल, यूके मिनिस्टर ने कहा है यहाँ पर कि वर्क करा जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करी जाएगी यूके और इंडिया के द्वारा, ताकि जो फोकस करा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ यहाँ पे एक क्लीन एनर्जी के ऊपर यहाँ पर फोकस करा जाएगा। उसका नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर यह है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये है क्या, क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है पास्ट में, ठीक है, प्रीलिम्स में पास्ट में क्वेश्चन आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज वाई यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है ना, वो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बॉडी कंडक्ट कराती है। साथ ही साथ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन सबको भी यहाँ पर यही जो है फॉलोअप करके चलती है, यही देखती है। अभी आप यहाँ पे और चीज़ें देखोगे, जितने ही फंक्शंस वगैरह यहाँ पर आप देखोगे, फंक्शंस क्या क्या है इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, यहाँ पर आप देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, डेमोक्रेटिक पॉलिसी इन इंडिया इज इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि जो लगातार हमारे इलेक्शंस होते हैं बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से हो जाते हैं, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बदौलत होते हैं, क्योंकि यही हमारा कंडक्ट करा के चलती है। फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने भी कराती है हमारी। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे जब इलेक्शन आने वाला होता है, तो फिर जो हमारे कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनके ऊपर कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं कि यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर अब क्यों, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, ठीक है, अभी नहीं, क्योंकि अभी इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बट जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी यहाँ पर ये लागू कर देती है हर इलेक्शन में हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप देख लो इसका लोगो क्या है, ऑफिशियल लोगो क्या है, साथ ही साथ हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और सारी चीज़ें आप यहाँ पर अभी देख सकते हो। चलो फिर वापस चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। न्यूज़पेपर में और कहता है पेज नंबर 11 पे यहाँ पर कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, पेज नंबर 12 पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पेज नंबर 13 पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पेज नंबर 14 पे एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्या है यहाँ पर, जो नोवल कोरोना वायरस फैल रहा है यहाँ पर, ये कोई सीजन से इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कि ऐसा भी कहा जा रहा था गर्मी पड़ेगी तो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारे WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एंटायर आर्टिकल इज WHO, सो वी शुड कवर दी WHO। तो अभी WHO के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक
हेल्थ के लिए, यानी कि पब्लिक हेल्थ के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल बॉडी है कि इंटरनेशनली यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। और यहाँ पे फॉर्म कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948, 72 साल पहले यहाँ पे ये फॉर्मेट हुई थी। चलो फिर वापस न्यूज़पेपर के ऊपर, ये भी कवर किया। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें छाट छाट के आपको सारी चीज़ें कवर करा दी जाएंगी, टेंशन नॉट। अब पेज नंबर 15 के ऊपर कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 16 के ऊपर भी हमारे कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। हम करेंगे क्या यार, कोई ज़्यादा फालतू चीज़ भी कवर थोड़ी ना करनी है, अब जबरदस्ती थोड़ी ना आर्टिकल छाट के निकालेंगे यार, ढेर सारा थोड़ी ना करना है हम लोगों को। चलो फिर गाइज, आज का हमने न्यूज़पेपर कर लिया है कवर। और जल्दी जल्दी यहाँ पर अभी तक आए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और यहाँ पर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, एक छोटा सा क्लिक करना है आपको। एक छोटा सा क्लिक करके आप सपोर्ट दिखा सकते हैं, एक छोटा सा क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। साथ ही साथ अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इन सारी चीज़ों का, सारे नोट्स का, सारे द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ्स का फ़ायदा उठा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय।